डॉक्टर फाइल का मैं सिनेरियो पढ़ रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। 40-year-old male patient presented with the complaint of right-sided hearing impairment for last 1 year and tinnitus of 3 month duration. Start. जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद है। आपसे मैं कुछ सवालात पूछूंगा, कुछ मुआयना करूंगा, इजाज़त है? जी जी। जी, आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम तनवीर अहमद। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी एज क्या है? 40 साल। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आप ज़्यादातर किस हाथ से काम करते हैं? आप सीधे हाथ से काम करते हैं, खाना-पीना वगैरह, या उल्टे हाथ से? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से करते हैं। रिहाइश कहाँ है आपकी? कराची में। कराची में। अच्छा, यहाँ पे किन तकलीफ से आना हुआ? क्या मसला था आपको? मुझे जो है दाएं कान से सुनाई कम देता है, अब तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, और थोड़ा सा ये है कि घंटियों की आवाज़ें भी आती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो और कोई मसला नहीं है? नहीं, इसके अलावा कोई मसला नहीं। सर में दर्द तो नहीं होता? सर में दर्द थोड़ा थोड़ा है। ज थोड़ा होता है। अच्छा, ये झटके वगैरह तो नहीं पड़ते हैं, बेहोशी हो जाती हो कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी तो नहीं है, हाथ या पाँव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बोलने में कोई मसला या देखने में कोई मसला तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, और पेशाब का कंट्रोल सही है? जी। ठीक है। कमर में दर्द या कोई और मसला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने बताया सबसे पहले कि आपको एक तो सुनाई कम देता है दाएँ कान से, और एक दूसरा आपने बताया कि ये आपको कानों में आवाज़ आती है। तो ये पहले तो मुझे बताइए, जो आपको सुनाई कम देता है, तो इसके बारे में बताइए, आपको दोनों कानों से कम सुनाई देता है, या सीधे कान से सुनाई कम दे रहा है? सीधे कान से। और उल्टे कान से सही सुनाई देता है? जी। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि जो आपको सीधे कान से सुनाई कम देता है, ये एकदम से मसला शुरू हुआ है, आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हुआ था? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब, 1 साल हो गया अभी। 1 साल हो गया। फ़ोन पे बात कर लेते हैं आप सीधे कान से? बहुत कम आवाज़ आती है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे 100 अल्फ़ाज़ बोले, तो आप उसमें से कितने अल्फ़ाज़ समझ लेते हैं फ़ोन पे? बिल्कुल समझ नहीं अगर आती। सी बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, ऐसे सामने आमने-सामने बात करने में आपको सीधे कान से सुनाई देता है, या वो भी बिल्कुल नहीं दे रहा? पहले शुरू में थोड़ा सुनाई देता था, अब नहीं सुनाई देता। अब नहीं सुनाई दे रहा। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि इसके अलावा ऐसा तो नहीं है कि आपको बैलेंस करने में कोई मसला होता हो? नहीं, बैलेंस में कोई मसला बैलेंस में कोई मसला नहीं है। कान से कोई पेप या पानी तो नहीं आता नहीं, ऐसा सीधे कुछ कान से? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी आपको? नहीं, चोट नहीं। कोई ऐसी जगह आप काम क्या करते हैं? कोई ऐसी शोर वाली जगह पे तो काम नहीं करते? मेरी एक दुकान है, उसके साथ में कोई वो है, वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, शोर काफ़ी होता है। शोर काफ़ी होता है। अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है कभी खुदा न खास्ता कोई बहुत ज़्यादा शोर में आप एकदम से आपके कान की आवाज़ खराब हुई हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ इसका अच्छा, और कभी कान साफ करवाया हो आपने? नहीं है। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि इसके अलावा आपने बताया आपको कानों में ये जो घंटी की आवाज़ आती है, तो ये किस कान में आ रही है? दोनों में आ रही है, एक में आ रही है? नहीं, ये भी दाएं कान में आती है। दाएँ कान में। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपको जो है ये खुद ब खुद सही भी हो जाता है, या ये मुसलसल मसला खराब ही होता चला जा रहा है? ये 3 महीने से होना शुरू हुई है, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बढ़ता जा रहा है। अच्छा, और सुनाई देने का मसला और ये घंटी जो आती है, बस ये मसला बढ़ता जा रहा है, या कभी सही हो जाता है, कभी वापस खराब हो जाता है, ऐसा तो नहीं है? या दोनों खराब चीज़ें वक्त के साथ बढ़ रही हैं। बढ़ती चली जा रही है? अच्छा, तो चेहरे पे सुनपना तो नहीं हुआ कभी? नहीं, ऐसा नहीं। चेहरे पे कभी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कमजोरी आई हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई इसके अलावा कोई जैसे निगलने में कोई मसला हुआ हो, या कभी कोई जैसे पानी पीने में कोई मसला हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं? ठीक है। अच्छा, और दिखाई देने में भी आपने बताया कोई मसला नहीं है ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2-2 चीज़ें 2-2 तो नहीं नज़र आती? नहीं, दो। ठीक है। अच्छा, कभी कोई ऐसा तो नहीं आपको बुखार हुआ हो, या टीबी हो घर में किसी को, या वज़न कम हो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है। अच्छा, now I will ask about the lobe examination, and also I will start off with the cranial nerve questions of the lobes, and then I will also ask about the questions about the cranial nerves. जैसे सुनाई वो सूंघने में कोई मसला तो नहीं है, या cranial nerves, I will go through all of them one by one. Uh, uh, Leaving the 8 because I have asked about that. अच्छा, इसके अलावा then I will also ask about the
questions regarding the cerebellum, the pineal, the third ventricle, and the pituitary. Also, I will ask about the systemic review. Systemic review में जनरल उसके बाद फिजिकल पास्ट हिस्ट्री में फिर पूछेंगे, फिर उसके अलावा आई विल आस्क अबाउट द एलर्जी हिस्ट्री, एडिक्शन हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस. After that, I will then start off take permission for the neurological examination. आपकी हिस्ट्री हो गई? ये सर मैंने वो समराइज कर दिया कि वो आप जरा दोबारा समराइज करें आपकी हिस्ट्री में क्या क्या आपने पूछा. Yes sir. Sir, my patient is a 40-year-old male presented with to the OPD with complaints of right-sided hearing loss, gradual hearing loss, and also associated with tinnitus in the right ear since about 3 months. There is no history of any balance disturbance, facial numbness or weakness. I asked about the patient's, I also asked about the headache. The patient complained of the seizures, no seizures, no headache, no urinary incontinence, no weakness, no back pain or as such. So when I elaborated the history, my patient has right-sided hearing loss only, that is progressive, and there is no history of any ear trauma, but he is working in a loud environment, and the patient cannot understand the words that are spoken. He cannot. There is poor word discrimination on the phone as well as when he's talking to someone personally. And after that, the patient is also saying that he is having a complaint of ringing sensation in the ear, and this ringing sensation has been there for about 3 months, and it is increasing, and there is no fluctuation in the symptoms. It is increasing since, and the patient has no history of any ear discharge. Okay. कोई और पूछ सकते हैं? कोई और कौन लोग हैं हमारे पास हियर? जी डॉक्टर शकील, डॉक्टर शाकिर, क्या इसकी हिस्ट्री में क्या चीज की कमी है, क्या पूछना चाहिए इसको? और हमारी बंद तो नहीं आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है. इसकी हिस्ट्री में क्या डिफिशिएंट है, क्या आप लोग को लग रहा है कि क्या उसको और पूछना चाहिए? सर इससे बैलेंस के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन टेंडेंसी टू फॉल इसका जो तरीका था पूछने का कि उसने पूछ लिया कि बैलेंस में कोई प्रॉब्लम है, तो ये तो क्लियर कट होना चाहिए कि इसको वर्टेगो या बैलेंस में प्रॉब्लम है, ये बैलेंस में प्रॉब्लम है, टेंडेंसी टू फॉल है. दूसरी इसकी जो 7th ट्रेनिंग नर्स और 5th ट्रेनिंग नर्स के बारे में इसे क्वेश्चन करनी चाहिए थी. अच्छा फहद, आपकी हिस्ट्री के मुताबिक जो है वेयर इज द लीजन? According to my history, the patient has probably a lesion in the right CP angle. अच्छा, राइट सीपी एंगल में है, तो जब राइट सीपी एंगल में है, आया ये राइट सीपी एंगल का प्राइमरी लीजन है या कहीं और से आया उधर? हाउ डू यू नो अबाउट दैट? Sir, primary lesion में there would be no systemic complaints as such. If there would be something that is coming from, देखिए उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि there are 6 chief complaints of the brain, जिसमें हेडेक है, जिसमें विजन है, जिसमें फिट्स है, जिसमें डिस्फेजिया है, जिसमें हेमी है, जिसमें वोमिटिंग है. आपने हर सूरत में ये पूछने हैं. फिर आपको उसके बाद जो है ना हमारे हैं क्रेनियल रिव्यू है. क्रेनियल में अपने लोब से एक क्वेश्चन करना है, अपने क्रेनियल नर्व से करने हैं, फिर अपने जो है ना पिट्यूटरी से करने हैं, अपने पोस्टीरियर फोसा से करने हैं. जब आप पोस्टीरियर फोसा में एक चीज मिलती है, सपोज यानी पोस्टीरियर फोसा में हमारे पास 4-5 चीजें हैं. वन इज ब्रेन स्टेम, वन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स, सेरेबेलम, सीपी एंगल और फोर्थ वेंट्रिकल. अगर आपको कोई एक चीज भी मिलती है, हर एक के अपने क्वेश्चन है, तो आपने सबका पूछना है. वी डोंट नो कि ये जो हियरिंग लॉस है ये या प्राइमरी लीजन है, कहीं और से भी आ सकता है इधर. वी डोंट नो जो हियरिंग लॉस जिस लीजन ने की है इसकी वजह से कोई और इफेक्ट्स हो गए कि नहीं हो गए.
आपने देखा कि सीप एंगल में मेनिंजियोमा हो सकते हैं, वहाँ पे एपिडर्माइड हो सकती हैं, वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं और लीजन हो सकते हैं, and the size can be increased. That can compress the brainstem, that can compress the other cranial nerve, that can compress the cerebellum, that can compress the fourth ventricle. तो आपने और कुछ नहीं पूछा, आपने सिर्फ कन्फाइंड स्लीप एंगल की तरफ और आपके ज़हन में बाकी चीज थी नहीं। आपने जो है ना हाइड्रोसेफेलस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे, इसकी आपने लोअर क्रेनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे, उसकी आपने ब्रेनस्टेम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे, आपने सेरेबेलम से नहीं पूछे। तो हाउ कैन यू से एंड हाउ कैन दिस बी कंप्लीट हिस्ट्री? सर वो मैंने वो मेंशन किया कि मैंने वो आई विल आस्क अबाउट द क्रेनियल नर्व्स दी नहीं, आपने तो पूछा नहीं ना, आपको पूछना चाहिए था, आपने पूछा नहीं। यस सर, यस। क्रेनियल रिव्यू पर उसके बाद सिस्टमिक रिव्यू भी है, बिकॉज़ वी डोंट नो कि क्या चीज है। हिस्ट्री बेस पे, तो हिस्ट्री का मतलब है कि अगर हिस्ट्री पे हमें पता हो कि फलां चीज है, फिर हम इन्वेस्टिगेशन क्यों करें? तो इसमें आपने डिप्लोपिया का पूछना है, इसमें आपने सॉल्वेंट डिफिकल्टी का पूछना है, इसमें आपने लॉस ऑफ बैलेंस का पूछना है, इसमें आपने जो है ना विजन का पूछना है, इसमें हेडेक होती है, इसमें वॉमिटिंग होती है, इसमें जो है ना वी डोंट नो कि शायद ऐसा भी होता है कि सीप एंगल ट्यूमर है, वी डोंट नो कि शायद के साथ एसोसिएटेड कोई और लीजन हो चुके ऊपर। कितने आपने देखे हैं 2-2, 3-3 ट्यूमर होते हैं, कितने आपने देखे हैं कि उसके साथ रिलेटेड स्पाइन की भी लीजन होती है ना। ये सब चीजें पूछनी पड़ती हैं, आपने सिर्फ सीप एंगल पे कन्फाइंड नहीं होना, आपको पूरा सिस्टमिक और क्रेनियल रिव्यू करना होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। फिर जो ना कॉमन व्हाट आर द यू से दैट देयर इज सीप एंगल, सीप एंगल में क्या हो सकता है? Sir, it could be schwannoma, it could be meningioma, neuroma, arachnoid cyst. It could be epidermoid cyst, dermoid cyst. क्या एराक्नाइड में या एपिडर्माइड में हेयरिंग लॉस होती है? No, sir. तो आपने चीजें उसके हिसाब से बतानी है ना। तो सर वो मैंने लास्ट में इसलिए रखा। जो मरीज आपके हैं, तो इसका आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हिस्ट्री बेस पे क्या बनेगा? The differential sir इसमें क्योंकि there is progressive unilateral hearing loss, most probably it would be schwannoma. schwannoma, तो ये तो एक डिफरेंशियल का मतलब है कि आपने 2-3 बताने हैं। schwannoma is not differential, it is diagnosis. Yes, yes, it is. It could also be the meningioma. It could also be the epidermoid cyst. तो ये बताएं कि ये जो है ना व्हाट डू यू थिंक, ये मेनिंजियोमा है या schwannoma है या एपिडर्माइड सिस्ट है? एंड द बेस्ट ऑफ हिस्ट्री कैसे आप बता सकते हैं? Sir, on the basis of history, the pattern is the unilateral progressive hearing loss. The first symptom, patient has the hearing loss, so it is most probably schwannoma. My first diagnosis would be schwannoma, because in meningioma it could be meningioma, but in meningioma usually there is the facial weakness and numbness that is present there. But patient does not have facial numbness and weakness. Early involvement of facial nerve and trigeminal nerve is there in the meningioma. So most probable diagnosis is schwannoma in this case. Why not it is epidermoid? And why epidermoid? Epidermoid क्यों है और क्यों नहीं है? सर एपिडर्मॉइड में जो है सर यूजुअली फिफ्थ नर्व की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, तो वो सर कोई सिम्टम पेशेंट ने बताया नहीं. I asked specifically about the facial numbness and weakness. Patient denied any such complaint. एपिडर्माइड में क्या होगा, क्या प्रेजेंटेशन होगी? सर एपिडर्माइड में यूजुअली सर फिफ्थ नर्व की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी सर. नहीं, प्रेजेंटेशन फेशियल नमनेस होगी, फेशियल नमनेस होगी सर. नमनेस हो सकती है, प्रेजेंटेशन क्या है वो? सर जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी की प्रेजेंटेशन कर सकता है पेशेंट, लेकिन ये एपिडर्माइड क्यों नहीं है? दूसरा है कि ये पेशेंट जो है ना इतना एज उसकी बहुत ज्यादा है, एपिडर्माइड थोड़ा सा अर्ली एज में आना चाहिए. यस. और मेनिंजियोमा क्यों नहीं है और क्यों है? व्हाई इट इज मेनिंजियोमा एंड व्हाई इट इज नॉट मेनिंजियोमा? देखिए, जो डिफरेंशियल आपने बता दी ना, आपने उनको हिस्ट्री बेस पे आपने उनको जस्टिफाई करना है कि ये पॉइंट्स उसके फेवर में है और ये पॉइंट उसके अगेंस्ट है. आपको दोनों का पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर पेशेंट में. जी, why you say meningioma in this patient? Sir, it could be meningioma because it is the second most common lesion there after the schwannoma. But not meningioma because the patient is male. There is slight preponderance of female patient.
Other than that, the patient does not have any facial or trigeminal nerve involvement, so that is why it बड़ा cannot be finished. पसंद कर रही मैसेज को, सारी फैकल्टी अप्रिशिएट कर रही है. Yes, sir. अच्छा, हिस्ट्री बेस पे ये बताइए कि मेनिंजियोमा और श्वानोमा में क्या फर्क होता है दोनों में? Sir, schwannoma mein there is usually progressive unilateral hearing loss, sensory neural hearing loss, and in the meningioma, hearing loss is also present, but with facial numbness and weakness usually. और क्या चीज देखिए, मेनिंजियोमा में पहले कौन ड्यूरेशन है, कौन सा नर्व पहले इन्वॉल्व होता है इसमें? Sir, schwannoma mein usually the vestibulocochlear nerve is involved first. ओके, so अभी आप एग्जामिनेशन शुरू करें. Yes, sir. जी Sir, in my examination, I will ask for permission, then I will start the neurological examination, in which I will assess आप the. इस तरह प्रेजेंट करें कि बस नाउ आई एम डूइंग दिस वन, नाउ आई एम डूइंग दिस वन, इस तरह प्रेजेंट में बताएं ना. Okay, sir. Now I'm इमेजिन doing the करें कि आप vital. पेशेंट एग्जामिन नाउ कहने कि यार नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग, नाउ आई एम, इस तरह बताएं. Yes, sir. इमेजिनरी एक्शन करें, ठीक है? Yes, sir. I am explaining my patient the steps that I am going to do with the patient, and now I am examining the vitals, the blood pressure, temperature, pulse, respiratory, the subvitals. I am checking for any jaundice, clubbing, pallor, hyperpigmentation on the body spots. After exposing the patient with permission, then I am checking the higher mental functions, the lobe signs, and I am feeling the scalp for any scars if there. The patient's higher after checking the higher mental function of the patient, I am checking the release reflexes, and after that I will inspect the patency. I will move on after checking the lobe signs. I will move on to the cranial nerve examination. In the cranial nerve examination, I am checking the patency of the nose. After that, I will do the smell test of the patient. After that, the second nerve, I will do the visual testing. I'm testing the visual acuity and of the patient, the visual field, the afferent pupillary defects, if any present. I'm checking the extraocular movements of the patient, and after that, I'm explaining and doing the fundoscopy of the patient. After doing the fundoscopy, I have also checked in the extraocular movements. I have also checked for the nystagmus if there is present. Then I am explaining that I will be checking the corneal reflex. देखिए, इसमें एग्जामिनेशन सर बताएं कि जो चीज इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कहीं कि मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, उसमें मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. इस पेशेंट में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो बताएं आप, ठीक है? In this patient, I would expect there would be the sensory neural hearing. आप जो भी देखिए, आप जो भी चीज एग्जामिन कर रहे हो, आप करते जाए सारे, लेकिन जिसमें आप एक्सपेक्ट करें कि इसमें अगर मैंने फेशियल नर्व देखना तो मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने फलां चीज देखना तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. Yes, sir. Sir, in the extraocular movements, I am suspecting any nystagmus if present, so I will be checking the nystagmus. After that, I will also checking the extraocular movements. Otherwise, then I will check the corneal reflex. If it is present, I am suspecting it could be absent. The corneal reflex. There is also I am checking the facial when I am doing the facial examination. I am also checking for the facial any facial asymmetry, and I am also checking in I would also have checked for the facial numbness in the fifth nerve examination. I have also done the fundoscopy. I was expecting that if the lesion is large, it could present with some raised ICP signs, but not in this patient. But I am also checking that also the Rene's and Weber's will be done after doing the whisper test. I am suspecting that the Weber's in this patient would lateralize to the same side, and the patient will have a positive Rene's test if hearing is present. The patient is, I'm also checking the ninth nerve. I'm also checking the lower cranial nerves 9, 10th, 11th, and 12th. And in these, I will be suspecting, I will check the cuff reflex, the gag reflex, the swelling. After going to the cranial nerve examination, I would now extend my examination. I will check for the cerebellum, the titubation, any truncal ataxia if present. I would not suspect any truncal ataxia, but I might there may be limb ataxia present due to if the lesion is large. I have also checked for the scanning speech when I was doing the higher mental functions.
Then I will proceed with the upper limb examination with general inspection, palpation, and the tone, power, and bulk reflexes, and the coordination in the upper limb, the joint position in the upper limb. Then I will proceed with the lower limb, the same steps in which I will examine the inspection, palpate, and the bulk tone, power, reflexes, and the cerebellar coordination in the lower limb, which involves the heel shin test as well. And I will check for the balance, the Romberg sign, and after that I will continue on with the examination in which I will check the back, the spine. I will also check the total sensory examination at once, starting from the lower limb and going up to the dermatomes till the upper limb, upper body. After that, I will be asking for permission for the examination of the external genitalia, the perineal sensation, and then I will cover the patient, and then I will proceed with my findings. ओके, तो इसमें आपके ख्याल में क्या पॉजिटिव फाइंडिंग्स होंगी? In this case, I am suspecting that the patient might have sensorineural, unilateral sensorineural hearing loss. There is also tinnitus. I might suspect that the patient may have some balance difficulty, but there is also tinnitus कैसे पता चलेगा आपको? tinnitus तो क्या आप एग्जामिन करेंगे? tinnitus को किस तरह पता चलेगा? Tinnitus तो sir is a symptom, so I would ask whether there is a ringing sensation in the ear. आज पर बात खत्म हो गई ना, just examination. Yes sir. Sir, tinnitus I cannot examine. नहीं तो बताइए और क्या होगा इसमें? Sir, facial numbness and weakness में देखूंगा. Corneal reflex I will check. I will check for any nystagmus. इसके अंदर आपको क्या-क्या मिला जी? इसमें क्या-क्या पॉजिटिव फाइंडिंग आपको मिली हैं, आप वो बताएं बस. Positive findings में sensorineural, unilateral sensorineural hearing loss and tinnitus. Okay. What is your differential diagnosis? My differential diagnosis first is the schwannoma, and second it could be the meningioma, and third it could be epidermoid cyst. Okay, so how can we differentiate between the epidermoid and schwannoma on the basis of examination? On the basis of examination, there is in the epidermoid there is usually facial numbness which is not present. The schwannoma has unilateral hearing loss. Suppose it is 4 centimeter tumor. Yes sir. दोनों में क्या फर्क होगा? Sir, 4 centimeter tumor में brainstem compression भी होगी. There would be the lower cranial nerve deficit as well. There would be swallowing difficulty. There would be the loss of gag reflex or cough reflex. There would be the tongue fasciculation or wasting on that side may be present. नहीं, दोनों में फर्क कैसे करेंगे, एपिडर्माइड में और उसमें schwannoma में? Sir, clinically? बात क्लिनिकल की एग्जामिनेशन पे हो रही है ना, एग्जामिनेशन में क्या फर्क करेगा? सर ये लोअर ब्रेन स्टेम कंप्रेशन होगी सर 4 सेंटीमीटर में, तो सर इट वाज द लास्ट ट्यूमर सर. उसके अलावा उसमें 4 सेंटीमीटर में आप 6th, 5th और 7th भी इन्वॉल्व हो जाएंगी. वेदर इट इज अ schwannoma और एपिडर्मोइड, द लीजन इज 4 सेंटीमीटर, सो इट विल इन्वॉल्व द लोअर 6 लोअर नर्व्स. 5th और उसमें 7th की भी इन्वॉल्वमेंट होगी. ये बताइए कि ये पेशेंट जो है आपका अभी आपने एग्जामिन भी किया और आपने हिस्ट्री भी दी, तो ये एपिडर्माइड है या schwannoma है, क्या चीज लग रही है आपको? Sir, on this, I am suspecting schwannoma in this case. Why schwannoma? Sir, because there is the unilateral progressive hearing loss, and there is decreased word discrimination. और कोई चीज? The tinnitus and why it is epidermoid? यानी जब एग्जामिनेशन आप कर लें और उसके बाद जब डिफरेंशियल हो, तो इसमें आपने उस पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों को मिलाना है. समझ आ गया ना? तो इसमें आप दोनों को मिलाएं. इसी पेशेंट का, द पेशेंट हु इज इन फ्रंट ऑफ यू,
उसकी हिस्ट्री के पॉइंट्स और उस एग्जामिनेशन के पॉइंट्स कौन से ऐसे हैं जो एपिडर्माइड की फेवर में है, क्योंकि आप एपिडर्माइड को ला रहे हो ना, तो व्हाट आर द बेसिस ऑन व्हिच यू आर including epidermide among the differential diagnosis? Sir, I'm including that because that is the after the meningiomas, after the schwannomas and meningiomas, statistically that is also a very common lesion in this area. Clinically, there is no the lesion could be small, but it is not out of question that it could be an epidermoid. अगर नहीं है तो फिर आप क्यों शामिल कर रहे हो उसमें? आपने शामिल कर दी तो कोई चीज आपको मिलनी चाहिए जो उसकी बेस पे आप उसको शामिल कर रहे हो. Why you are including it in the differential diagnosis? Sir, तो sir, I should only include in differential at least 2 or 3 diagnoses. That's why I'm including. That should not be included just for the sake of differential. They should be included on these findings. Yes. क्या चीज है जिसकी बेस पे आप एपिडर्माइड को शामिल कर रहे हो? Sir, okay, and why it is not epidermide? yes, sir. Epidermide क्यों नहीं है? Sir, because there is no facial involvement. And trigeminal involvement. अच्छा, शाकिर आप बता सकते हैं या डॉक्टर मुमताज साहब कोई भी बता, बशीर आप भी बता सकते हैं, अभी माशाल्लाह बेहतर हो गए जी. So the main difference, is the involvement of the trigeminal nerve. If there is the involvement सुन ले भाई, सुन ले ना आप जो है ना, यानी इस पेशेंट में आप जनरल डिस्कशन ना करें, आप इस पेशेंट के मुताबिक डिस्कशन करें जिसमें इसमें इंक्लूड करें जनरल, यानी लॉन्ग केस या शॉर्ट केस जो आपके सामने हो, आप उधर जनरल बात नहीं करेंगे. आपने बात करनी है जो चीज आपको मिल रही है उस पेशेंट में, जो चीज आपको मिल रही है या जो चीज आपको नहीं मिल रही इस पेशेंट में. अब इस पेशेंट में हियरिंग लॉस है, उसको कोई नमनेस नहीं है, इसका राइट जो है ना उस साइड पे जो थर्ड रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट है, गैग रिफ्लेक्स वगैरह सारे ठीक है, तो क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. आपने डिस्कशन करनी है द पेशेंट हु इज इन फ्रंट ऑफ यू. मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात करता हूँ फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स कि लॉन्ग केस या शॉर्ट केस जो आपके सामने है एग्जाम में, आपने सिर्फ उस पेशेंट पे डिस्कशन करनी है, तो जनरल डिस्कशन, ठीक है, जब तक आपसे कोई जनरल क्वेश्चन न पूछा जाए. जी वालेकुम सलाम. इसमें मेरा ख्याल है एज ट्राइजेमिनल नर्व और यूनिलैटरल लॉस ऑफ हेयरिंग, फेशियल नमनेस की एब्सेंट, इसके अलावा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस क्योंकि एपिडर्माइड में नहीं होता, इसमें जैसे इन्होंने हिस्ट्री लिया या एग्जामिनेशन किया उसमें न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के कोई फीचर उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किए, तो ये अगर ये एब्सेंट हो तो एपिडर्माइड की तरफ जा सकते हैं. अगर एपिडर्माइड में अगर आप देख ले तो उसमें नमनेस जरूर होती है, इस पेशेंट में नमनेस नहीं है. इस पेशेंट में ट्राइजेमिनल टाइप चीजें नहीं है कि भाई इसमें जो ना टेंगलिंग वगैरह हो, फेस पे सारी चीजें नहीं है उसको. तो ये दो चीजें जब ना हो तो दैट इज अगेंस्ट द एपिडर्माइड. दूसरा एज, जिस तरह डॉक्टर शकील ने बताया, एज इतने लॉन्ग एज तक नहीं आते ना, शुरू में मोस्ट ऑफ द पेशेंट देखा हम यानी ये 25, 30, 35, 40 तक आ जाते हैं ना, ये 48 ईयर्स की एज है. तो दैट शुड बी इन आवर माइंड कि इस पेशेंट में ये चीजें हैं जो कि उसकी तरफ नहीं जा रही. अच्छा, मेनिंजियोमा क्यों है और क्यों नहीं है? आपने मेनिंजियोमा में शामिल किया था. Yes, sir. Meningioma, sir, it is unlikely meningioma because the patient does not have any. Why it is meningioma? Why it is meningioma? Sir, it could be meningioma because there is also hearing loss is also present in the meningioma as well, and we cannot completely rule out because it is the second most common lesion after schwannoma. In this patient, there is a possibility of a meningioma. देखिए, इसमें कोई और बंदे इसमें सर अच्छी सी कमेंट्स कर सकते हैं अच्छे से ना. जी सर, ये अशरुल्लाह साहब.
शकील आप कुछ कहना चाहते हैं, बोले भाई। हाँ सर, ये एक तो ये है कि सेक्स बेस पे हम देखते हैं, क्योंकि हम मतलब मेनिंजियोमा को आउट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, मेनिंजियोमा को कंपैरेटिवली अगर ठीक है देखा पहले जाए इंक्लूड करो, क्यों इंक्लूड करते इसमें? इस पेशेंट में सर, बात इस पेशेंट इस की हो पेशेंट रही में है भाई, सर, जनरल बात नहीं हो रही। मैंने अभी बताया आपको, जनरल बात नहीं करेंगे। आप जो पेशेंट आपके सामने है, ये समझ ले कि ये पेशेंट आपके क्लिनिक में आया है, तो उस वक्त आप जनरल बात तो नहीं करेंगे मरीज को ना, आप उसकी जो बीमारी है उसके मुताबिक बात करोगे ना। जी जी सर। इस पेशेंट में सर वैसे हिस्ट्री में भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम मेनिंजियोमा की तरफ ले जाएं ना, एग्जामिनेशन में उन्होंने कोई ऐसी बात बताई, डिफरेंशियल में क्योंकि क्यों, हिस्ट्री में डिफरेंशियल एक में तो फिर क्यों सेरिबेलर साइन आने चाहिए। आप डिफरेंशियल में क्यों ला रहे हो उसको फिर? सर क्योंकि डिफरेंशियल में आई हैव टू हैव एटलीस्ट द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस देन सेकंड मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस, दैट्स व्हाई। एक तो ये बात होगी, दूसरी क्या भाई, इसमें हेडेक भी होगी इसमें, ठीक है, इसमें जो है ना। लेकिन अब मेनिंजियोमा क्यों नहीं है, एक तो आपने जेंडर की बात की, दूसरा है कि भाई मेनिंजियोमा में हियरिंग सबसे आखिर में आती है, उसको पहले जो है ना बाकी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं उसमें बाकी नर्व्स के, जिसमें फिफ्थ तो 8th और 7th, जो शोनों में वो 7th क्या कहते हैं, वो 8th 5th और 7th इस तरह शुरू हो जाता है ना। तो वो नर्व्स की जो डिफरेंस है उसकी वजह से भी आप कर सकते हैं कि भाई इसमें ये चीजें होनी चाहिए। एपिडर्माइड, यस दैट इज द थर्ड कॉमन थिंग, शुड बी इंक्लूडेड देयर, लेकिन उसमें ये चीजें नहीं है, लिहाजा मैं इसको निकाल रहा हूँ। मेनिंजियोमा सेकंड कॉमन है, उस पेशेंट में हेडेक है, सेरिबेलर साइंस आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें शुरू में ये चीज नहीं थी, इसका हियरिंग लास्ट शुरू हो गई, तो उस वजह से जो ना हियरिंग है स्टार्ट से मेनिंजियोमा में अक्सर लोग हियरिंग इंटेक होती है, क्योंकि हियरिंग आखिर में हो जाती है ना। तो आपको लॉन्ग केस में या शॉर्ट केस में जब भी डिफरेंशियल पूछिए तो डिफरेंशियल शुड बी अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्री पे अलग डिफरेंशियल होती है, जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों की फाइंडिंग मिला के, पॉइंट्स मिला के फिर आप बताएं कि मेरा डिफरेंशियल ये है। जो डिफरेंशियल आप डाल रहे हैं तो उसके फेवर में भी आपके पास चीजें होनी चाहिए, तब आप डालो। अगर फेवर में नहीं है तो नहीं डालना। और जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट की एक डिजीज की 10 पॉइंट्स है और आपको सारे मिले, आपको एक मिले 2 मिले उसको डालो, बाकी जो नहीं मिल रहे हैं उसको कहें कि भाई मेनिंजियोमा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये चीजें नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से मैं मेनिंजियोमा को एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। बिकॉज जब तक आपने MRI देखा ना हो, यू कैन नॉट से कि क्या चीज है, तो उससे पहले आपने अपने हिस्ट्री की नॉलेज पे और अपने एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स पे you can say that this thing can be or cannot be. Can be because of these features and cannot be because these features are not present here. समझ आ रही है ना? यस सर। आपको उसकी मेनली जो मैं बताऊं आपको, एग्जाम में जो लोग फेल होते हैं ना, जो मैंने देखे हैं कि they cannot have discussion on these things. तो डिफरेंशियल में भैया आपने बता दिया कि भाई ये AVM है, तो आप AVM किस बेस पे कह रहे हो, फिर वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जवाब नहीं आता। अच्छा AVM आप कह रहे कि भाई एपिडर्माइड है, एपिडर्माइड मतलब कि AVM नहीं है ना, फिर AVM क्यों नहीं है? तो इस तरह इस किस्म की चीजें आपको, जो चीज आपके मुंह से निकलती हैं डिफरेंशियल में, आपको उसी पेशेंट में जो आपने एग्जामिन किया है उसी पेशेंट की फाइंडिंग्स उसके फेवर में भी आप बताएं, और जो नहीं और जो होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल के लिए वो भी बताएं कि इसमें एपिडर्माइड में नमनेस होनी चाहिए, इसमें ट्राइजेमिनल फाइंडिंग्स जो हो, लेकिन इसमें ये चीजें नहीं मिल रही तो ये नहीं बोल सकता। अकूस्टिक क्यों है? अकूस्टिक इसलिए कि सबसे कॉमन है, तो एनी लीजन इन द सिंगल कैन बी अकूस्टिक अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। दूसरे किसकी लॉन्ग हिस्ट्री है हियरिंग लॉस की, और उसमें ये चीज आ रही है, तो ये फाइंडिंग जो अकूस्टिक के फेवर में है, लेकिन अकूस्टिक के फेवर में क्या चीजें नहीं है, तो उसमें बताएं कि भाई उसमें जो है ना एक टिपिकल हिस्ट्री आती है 2-3 सालों से, और उसके बाद फलां ये चीजें आती हैं, तो उस वजह से उसमें फलां चीज मुझे नहीं मिल रही, तो शायद आप कुछ ना भी हो। इस तरह आपके पास इस तरह डिस्कशन होनी चाहिए। समझ आ गई इसके ना? ओके, यहाँ तक जो है ना फिर एग्जामिनर फिर चेंज हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना बाकी चीजें शुरू हो जाती है। अब फरूख आपसे पूछेंगे, ठीक है? जी डॉक्टर साहब, तो आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन के ऊपर आपने डिफरेंशियल अपना बना लिया, तो आप क्या करना चाहेंगे पेशेंट का? I would like to first do the audiometrics and MRI of the patient and CT. MRI with contrast, audiometrics,
speech discrimination, pure tone audiometry, and I will also do the if I am suspecting that I could use the CT also to see the calcifications, the bony anatomy of the region. So I will also get a CT. तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड क्यों नहीं करें? जैसे हम लोगों ने अपना उसमें किया था कि थ्योरी के अंदर हम लोग जब करते थे कि हम बेसलाइन करते थे, फिर स्पेसिफिक करते थे, फिर रेलेवेंट करते थे, तो बेहतर वो नहीं कि आप उसी वे में इसको भी लेकर चलें कि सर मैं बेसलाइन करवाऊंगा, फिर मैं जो है वो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस क्या है इसके अंदर और रेलेवेंट क्या है इसके अंदर? I will do the baseline, relevant, and specific examination. And the स्पेसिफिक में आपने baseline, बताया कि आप एमआरआई करवाना चाहेंगे, जी, तो आप क्या MRI एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमआरआई के अंदर आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी इसके अंदर? एमआरआई पहले कराएंगे, सीटी स्कैन? if the patient has symptoms of rare पेशेंट diabetes, आपके I would सामने है, पेशेंट तो अभी इफ की बात नहीं MRI with contrast. ठीक है, सही है। तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे एमआरआई में? आपको T1 के ऊपर क्या, T2 के ऊपर कुछ बताएं देते हैं? In this patient, I would be suspecting lesion. For your first that would diagnosis, be that is vestibular schwannoma. schwannoma. जी, In this case, करेंगे? I would be expecting a contrast enhancing lesion arising from the centered on the internal auditory canal and T1 पे कैसे होगा? T1 पे it would be hypo to iso intense and it would be iso on T2 and contrast enhancing on T1. कैसा होगा contrast enhancement? कैसी होती है vestibular schwannoma के अंदर? Heterogeneous contrast enhancement. Heterogeneous होती है, ठीक है। और सीटी स्कैन आप करवाएंगे इसके साथ? उसमें क्या देखना चाहेंगे? Temporal bone, thin temporal bone CT cuts. उसमें क्या देखना चाहेंगे आप? I would like to see the temporal bone. MRI का बता रहे हैं, the findings बताते हैं और MRI पे वो पूछ रहे हैं तो क्या बताते हैं? तो आपका इसका heterogeneous lesion भी तो हो सकती है, solid और cystic, और T1 पे क्या होगा? आपको एक heterogeneous lesion नजर आ रही होगी और बहुत सारा large cystic component नजर आ सकता है। फिर T2 के ऊपर जो होगा hyper intense lesion होगी और उसके साथ एक hyper intense होगी और फिर contrast enhancing जो solid component हो सकता है वो contrast enhancing है। हम अभी पहले इनसे पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर। चलो सही है, लेकिन बोल इतना बुरा नहीं कि मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। ओके, आप गुस्सा नहीं करें, हमें पहले पूछते थे। जी, थैंक यू। जी डॉक्टर फाज, आप सीटी स्कैन में क्या देखना चाहेंगे? Bony anatomy, thin cut temporal bone for deciding the surgical route. Also the calcification if any present. बहुत आपका लंग के सी पेंगल था ना? Yes sir, yes. आपका लंग के सी पेंगल ट्यूमर था, याद है मुझे? Yes sir, yes. आपका पहला नंबर था ना उसमें, जो एंटर हो के लेफ्ट साइड पहला नंबर आपका वो स्टेशन, पहला स्टेशन था जी? Yes sir, yes. ठीक है, थैंक यू सर। सिटी में सर मैं देखूंगा सर, उसमें सबसे पहले तो बोनी एनाटॉमी देखी, दूसरा कैल्सिफिकेशन, तीसरा बोनी इरोजन इफ एनी प्रेजेंट। ये सब चीजें देखने के लिए आई वुड गेट द सिटी। जी, इन्वेस्टिगेशन क्या बताया आपने? सर एमआरआई बताई, सीटी स्कैन और ऑडियोमेट्रिक्स। अच्छा, एमआरआई पे कौन सी सीक्वेंसेस चाहिए हमको एंड हाउ? अब जो ना इसमें हम वही चीज दोबारा डिस्कस करेंगे जो आपने डिफरेंशियल बता रहे हैं ना। एमआरआई पे हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन मेनिंजियोमा, श्वानोमा एंड एपिडर्माइट? तीन में क्या क्या चीजें डिफरेंट होगी? सर सबसे पहले सर जो एमआरआई होगा उसमें डिफरेंट चीजें होगी। वो ये होंगी कि पहले तो एमआरआई में जो वेस्टिबुलर श्वानोमा है, that would be heterogeneous uptake of enhanced contrast usually, and there would be the acute angle from the bone, and it will be centered on the internal auditory canal with ice cream on cone appearance or trumpeting of the internal. ठीक है, इसमें मैं बाद में डिस्कशन कर रहा हूँ। इस पेशेंट में आपने एमआरआई किया, एक आपने एमआरआई किया, एमआरआई आप क्यों करना चाहते हैं? Sir, MRI is my first choice because it would in this I would get an MRI to see the lesion. The first screening tool of choice for me would be the MRI, and usually it would be the T1, T2 contrast, and also for screening CIS or Fiesta sequence. CIS क्यों? Sir, it delineates the better anatomy of the region and the nerves. नहीं, CIS कौन से CIS आप देखना चाहते हैं?
Yes sir. कौन सी सिस्ट आप देखना चाहते हैं? आप कह रहे कि मैं Cis नहीं सर, cis नहीं सर, cis अच्छा सिस sequence. वाला, ठीक है। तो सिस व्हाई यू वांट Yes टू sir. गो फॉर Cis सिस? yes, सिस क्यों करना चाहते हैं? sir, because it delineates the anatomy of the nerves better than T2. नहीं नहीं, तो अब एक ट्यूमर है, ट्यूमर में मुझे सिस की क्या जरूरत है? सिस कब करते हैं? Sir, when I am using it as an initial screening tool, or I am checking the growth, नहीं, सिस की जरूरत, सिस or I एमआरआई am जो checking the, yes sir, or I एमआरआई am सिस checking है, the सुनने facial nerve anatomy. एक तो Yes मुझे sir. बताएं सिस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिस से क्या बनता है? सी से क्या बनता है? आई Sir, से क्या बनता है? एस constructive, से क्या बनता है? sir, constructive interference in steady state. जी जी, Sir, constructive interference in steady state. ओके। तो ये किस, कौन सी सूरत में हम वो एडवाइस करते हैं? There are three conditions. First, it could be due to it could be used as an initial screening tool if you are suspecting a lesion. Secondly, देखिए it उसको जो could है be ना, सिस जो है ना, ये आप ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी में करें, आप हेमिफेशियल स्पाज्म में करें, नो नीड टू डू इट इन द सीक्वेंशियल ट्यूमर्स। समझ आ गया? उस कंडीशन में करें जिसमें आपको ये चीज चाहिए, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है। okay. वो चीज आप बताएं करें फीस जो है आपके लिए रिक्वायर्ड हो, इधर उधर की चीजें नहीं बताए, वरना उसमें बंदा Okay. फंस जाता है। Yes sir. ओके, तो और क्या देखना चाहेंगे एमआरआई पे? आपने एमआरआई की आपने ये सारी चीज बताई, और कुछ देखना चाहेंगे इसमें? Yes sir. I would like to check the size of the tumor, the site of the tumor, the extension of the tumor. देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, अक्सर आप लोगों के जहन में नहीं होता और ना आप लोग इसको अहमियत देते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी पोस्टियोफोस में लीजन हो तो हाइड्रोकेफेलस को जरूर देखें। तो Yes आपने sir. एमआरआई पे हाइड्रो का भी जिक्र करें। अगर आप हाइड्रो का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो आप बड़े अच्छे जा रहे हो, आपने क्वेश्चन जवाब, लेकिन इधर से आपके काफी नंबर कट रहे हैं। तो Yes जब sir. वो बाहर निकलता है कि यार मैं तो सारे जवाब ठीक की थी, तो आपकी तरफ से ठीक थी, हमारी तरफ से ठीक नहीं थी जो आपने दिए। तो इसमें Yes जब भी sir. पोस्टियोफोस हो तो आप लीजन के बारे में पूछें और हाइड्रो देखना आपने, क्योंकि Yes दैट sir. इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच कैन अफेक्ट योर आउटकम। तो उसके लिए आपने देखना जरूर है। इतना 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, जो 4 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो काफी Hydro भी है. हाइड्रो होगा उसमें। तो इसमें आपने उसका जिक्र जरूर करना है कि आई विल लुक फॉर द ट्यूमर इन इट्स इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग स्ट्रक्चर एंड आल्सो हाइड्रोकेफेलस। Yes sir. और क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप इस पेशेंट में? Sir, I would do audiometrics and thin cut temporal bone CT. ऑडियोमेट्री एंड Audiometrics and thin cut temporal CT, temporal bone CT. पिन कट टेम्पोरल क्यों करना चाहते हैं भाई? Sir, to check the bony anatomy of the region and So the how can site that and help you? site, How can that help you? it can help me to decide the approach of the decide my approach. मसलन क्या अप्रोच आप डिसाइड करना चाहते हैं? For example, if the tumor is laterally placed, it is a small tumor, I can decide go for the middle fossa approach. And if the tumor is नहीं, intracanalary, फिर आप वही yes, इट इज बात करें, आपने उस पेशेंट के मुताबिक बात कर दें जो आपके सामने है। मैं बार बार एक ही चीज आपको बता रहा हूँ। अगर ट्यूमर आपको बताया भी गया कि भाई 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है इसका, फिर आप वही चीज करके छोटा ट्यूमर हो ये करूंगा मैं वो करूंगा। 1 साल की yes, sir. हिस्ट्री है उसकी, Sir, जो है ना, उसको हाइड्रो बन चुका है, 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, और फिर आपके अगर ट्यूमर स्मॉल हो तो मैं ये करूंगा। जनरल बात नहीं करेंगे आप, आपको बार बार आप लोगों को मैं पता नहीं कब से समझा रहा हूँ। yes, sir. Sir, और audiometrics करने. फिर ऑडियोमेट्री में क्या कर, सिर्फ ऑडियोमेट्री करेंगे या कुछ और भी करेंगे सर? Yes sir, इसमें sir PTA, speech discrimination, व्हाई यू and वांट टू डू दैट? ABR, sir, because for documentation purposes and to know whether the patient has hearing loss and serviceable hearing is open and Okay, so whether what there do you is mean by serviceable hearing? serviceable hearing is the Gardner Robertson grade 1 and 2 and Okay, HNS okay. JOS grade A and B. So can you tell me about class. the Gardner Robinson classification of this hearing loss? Sir, in the Gardner Robertson classification, there is the 5 classes. In this, the first one is the class in which there is the speech discrimination is 70 to 100. Score is 70 to 100%, and the pure tone is 0 to 30 decibels. 100%. Sir, 70 to no sir, 70 to 100 I mean. अच्छा 70 to 100. Yes sir, 70 to 100 the range. और Sir, I was telling about the range, sir.
and the yes sir, and the Peotone audiometry is 0 to 30 decibel. The loudness that the patient can discriminate is 0 to 30. In the class B, class 2, it is the PTA is 31 to 50, and the squeeze discrimination is 50 to 69%. These 1 and 2 are called the serviceable hearing. Then the class 3 is in which the Peotone क्लासिफिकेशन है ना, ये वाली क्लासिफिकेशन, ये आपको फिंगर टिप्स में आनी चाहिए. Yes sir. ये वाली और फेशियल की जो क्लासिफिकेशन है, फेशियल इंजरी की. The house breaking. यस 100% आपसे पूछते हैं. मुझसे अभी एफआरसीएस के बाद में भी ये पूछ रहे थे ना, और ये एग्जाम में भी जब भी मेरे लॉन्ग केस में हमने सीपी एंगल आए हैं ना लॉन्ग के साथ, तो हमने जरूर पूछा है. तो ये जो है ना, ये यू शुड नो अबाउट दिस हेयरिंग के लिए भी और फेशियल वीकनेस के लिए भी. दोनों क्लासिफिकेशन है, आपको फिंगर टिप भी आनी चाहिए. Yes. और वो सिम्पसन ग्रेडिंग भी, क्योंकि पिछली दफा इनका एग्जाम था और उसमें इनका यही लॉन्ग केस था, सीपी एंगल ट्यूमर का. ठीक है, वो भी बिल्कुल पूछना चाहिए. और Sir, and the class 4 is the Peotone audiogram is 91 decibel to max, and the squeeze discrimination is 1 to 4%, while in the 5th class that is not testable. जब से पूछ मैं जरा एक करता हूँ. क्या दिखाऊं ना आपको? क्या ना दिखाएंगे? बताएं. तो आपने जो है सब इन्वेस्टिगेशंस करा लिए हैं. हेलो डॉक्टर फहद, आपको आवाज आ रही है? जी आप जी आ रही है. ये पेशेंट आपके सामने है, वो आप उसकी काउंसलिंग क्या करेंगे? आपने इन्वेस्टिगेशन भी करा ली, आप सस्पेक्ट करें वेस्टिबुलर श्वानोमा है, हिस्ट्री आपके सामने है, 1 ईयर की हिस्ट्री है. ठीक है, तो आप पेशेंट की काउंसलिंग क्या करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे ट्रीटमेंट के हवाले से? First, I would counsel him regarding the general risk of पेशेंट आपके सामने. जी अस्सलामुअलैकुम जी. जी आपको इस हवाले से कुछ बताना था कि ये जो आपका मसला है, इसमें जो है हमें कुछ रिस्क के बारे में और सर्जरी ना करवाने या करवाने का जिसके बारे में आपने फैसला करना है, इसके हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि सर्जरी जो है, जाहिर सी बात है, इसकी ऑप्शन आपके पास है, आप सर्जरी की तरफ जाएं या नहीं. अब अगर आप सर्जरी की तरफ नहीं जाते हैं तो उसका नुकसान क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं. उसका नुकसान ये हो सकता है कि आपका जो है वो, क्योंकि ट्यूमर आपका जो रसूली है वो बड़े साइज है, तो इसको जो है वो अगर हम नहीं निकालेंगे तो इसमें ये आपका जो सांस लेने का निगलने का निज़ाम है वो मुतासिर हो सकता है. सुनने का जो मसला है वो तो आप जी. एक मिनट सर, कह रहे हैं कि पहले स्कैन देख लें फिर आप काउंसलिंग करेंगे. मैं आपको स्कैन दिखा देता हूँ. ठीक है जी, ये स्कैन है आपके पास, आप इसको रीड करें. ये स्कैन, एक मिनट, स्कैन, हाँ ओके. नाउ दिस इज द MRI axial view contrast of the axial view with the lesion that is a wide lesion centered on the internal auditory canal. It is having heterogeneous contrast uptake with ice cream on cone appearance. The lesion measures about in the right CP angle, and the lesion measures about, I will measure the lesion, for example, it is about 6 into 5 into 5 centimeter, and here is the there is no there is the lesion is pushing the brain stem, and the fourth ventricle is not visible. It is the fourth, yes. There is the fourth ventricle has been compressed, and it is also compressing on the brain stem. There is slight there is no I would like to see the other cuts as well. और कट हमारे पास नहीं है, बस ये है. What is your differential diagnosis? Sir, vestibular schwannoma, my first diagnosis. कोई और चीज हो सकती है? Sir, it could be most probably there is no schwannoma is because it is centered on the internal auditory canal,
and it could be a cyst, but I would like to see the other sequences as well. नहीं, For different. how can you say it is a cyst? कि आपकी cyst नजर आ रही है? कैसे आप कह रहे हैं कि No, cyst? sir. I am saying it could there is the heterogeneous, so it could there could be yes sir. Sir आपने जो एरो यहाँ कहा था यहाँ पे सर यानी ये heterogeneous mass है. It भाई could मैं be बता रहा हूँ आपको ये वाले जो है करें ये no ब्लैक क्या sir चीज है ये ये ब्लैक व्हाट इज दिस ब्लैक वन sir this is the bone. This is the bone. तो हेटेरोजेनस किधर है मुझे तो कोई नजर नहीं आ रखा है हेटेरोजेनस है सर ये it is not यानी it is not at आपका like डिफरेंशियल it क्या है is डिफरेंशियल बताओ भाई आप टू द पॉइंट बात करो व्हाट इज योर डिफरेंशियल schwannoma. Sir schwannoma. My differential schwannoma. सेकंड नंबर पे क्या हो सकता है Sir, it could be a meningioma, but it is highly unlikely because it is ओके व्हाई इट इज नॉट मेनिंजियोमा the first of in meningiomas the angle is obtuse. This is the acute angle with the petrous bone. Secondly, it is centered on the interauditory canal with trumpeting. Meningioma does not cause that. Thirdly, there is no dural tail. I cannot see any dural tail here. Fourth, the contrast uptake is not as intense and homogeneous as in meningioma. ओके व्हाई इट इज acoustic Acoustic because sir it is centered on the internal auditory canal with trumpeting and acute angle with the bone, the petrous bone. So I am suspect, and there is a heterogeneous slightly relatively heterogeneous contrast uptake. ओके सो व्हाट यू विल डू विद दिस पेशेंट नाउ आपने हिस्ट्री ली आपने एग्जामिन किया आपने इन्वेस्टिगेशंस की सारी चीज अब क्या करोगे Sir, now I will counsel the patient that I will have to do some initial investigations, more investigations, and then we will have to give options for surgery versus non-surgical management. काउंसलिंग में क्या करेंगे आप Yes, sir. व्हाट यू Counseling, yes, sir. Counseling, sir. In the counseling, I would tell the patient about the pros and cons of surgery. That if the patient does not get through with surgery, सपोज the मरीज patient आपके can. जो मरीज आपके सामने है आप बोलो क्या बोलेंगे आप उर्दू कुछ तो उर्दू में बोलो जी मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखें आपका जो है वो ये ऑपरेशन करना जरूर बेहतर है क्योंकि अगर आप ये ऑपरेशन नहीं करवाते आप जो रसूली है वो बड़ी है और ये जो है ये सिर्फ सुनाई का मसला नहीं बनेगा ये इसके साथ साथ चेहरे के कमजोरी और सुनपने का भी मसला बनेगा और ज़्यादा खतरनाक मसला है वो जो हमारा एक सांस लेने का सेंटर है और जो हमारे निगलने का सेंटर है उसके ऊपर भी ये उन एरियाज के ऊपर भी ये कंप्रेस कर रही है तो ये उसके लिए खतरा हो सकता है आगे शकील साहब आप इसमें कुछ डॉक्टर शकील इसमें कुछ जरा वो कर लिया कुछ इसकी जो ना कुछ करेक्शन कर लेंगे किस तरह काउंसलिंग करनी चाहिए सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल सर जैसे काउंसलिंग इन्होंने स्टार्ट की इनको बताना चाहिए था कि मैं डॉक्टर आप बताएं ना मरीज आपके सामने है मरीज आपके सामने आप बोले उससे पूछिए क्या पूछते हैं क्या बताना चाहते हैं मैं डॉक्टर शकील हूँ मैं चूँकि आपके इलाज के हवाले से बाकी डॉक्टर के साथ इन्वॉल्व हूँ मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बीमारी के बारे में कितनी हद तक जानते हैं अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको तफसील से बता दूँ तो आपके जो हिस्ट्री है मुआयना जो किया और आपके जो टेस्ट हैं MRI CT स्कैन उसके बाद हमें पता चला कि आपके दिमाग में उनके एक रसोली है उसके हवाले से मुख्तलिफ इलाज के ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑप्शन ये है कि क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो मैं आपको पर्सनली ये मशवरा देता हूँ कि इसकी सर्जरी इसके अलावा दूसरे ऑप्शन होते हैं अगर ये छोटा होता है कि अगर इसके हवाले से आप दूसरे ऑप्शन अपनाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा बाकी इसके ऑपरेशन के हवाले से हम आपको टाइम देंगे और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में दाखिल करके प्रॉपर्ली उसमें ठीक है उसमें ये है कि भाई हाँ पहले उसको एजुकेट कर लें तो भाई आपका ये मसला है अगर आपका इलाज ना हो जाए तो आपका ये मसला हो सकता है मजीद बढ़ सकते हैं आप इसका इलाज होना चाहिए इलाज उसमें ये है कि इसमें लोग ऑपरेट करते हैं मैं ऑपरेट करूंगा ऑपरेशन का ये फायदा है और ये उसका रिस्क है इफ द पेशेंट इज विलिंग टेक कंसेंट लेके उसका ट्रीटमेंट शुरू करें ओके कंसेंट पेशेंट इज रेडी तो आप क्या करोगे इसका क्या करोगे दूसरे ये कि वो मुझे करना है जी डॉक्टर फहद क्या करोगे इस मरीज मरीज इज रेडी यस सर क्या करेंगे सर I would I have already done the baseline test and ABR. Now I would proceed with the operation in which I would be using the needing the
microscope, the high-speed drill, the C-arm, and ultrasonic aspirator. And I will be proceeding with the surgery in 3-point head fixation, in which I will be using a 3/4 prone position or park bench position. In this case, there would I would fix the head in such a way that there would be the patient would be fixed with 3/4 prone position, in which there would be cushion in the ipsilateral side, and it would be raised. The head would be the neck would be 15 degrees extended and 60 degrees turned to the contralateral side, and I would mark my incision. I would proceed with the retrosigmoid approach in this case, and in this I would be marking my incision about 2 finger breadth behind the pinna, and starting it would be about 5 to 6 centimeter incision, a C-shaped incision behind the inner pinna, and going about. अच्छा, कोई और बंदा बता सकते हैं भाई? कोई और बता सकते हैं? डॉक्टर शाकिर क्या करेंगे आप इसमें? शाकिर साहब जी, शाकिरुल्लाह साहब जी सर, जी क्या सर। करेंगे आप? I would give the option, surgical option to the patient in this treatment, and I would likely go to retrosegmoid approach. आप इस पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे? अब उसकी हिस्ट्री हो गई, सब पेशेंट इज विलिंग, क्या करेंगे आप? Sir, I will. डॉक्टर मुमताज क्या करोगी? मुमताज सर रेट्रोसिग्मोइड क्रेनियोटॉमी करेंगे आफ्टर आप लोगों द को मैं कांसेंट काउंसलिंग। आप लोगों को मैं कितनी बार बताऊं, कितनी बार समझाऊं, समझ नहीं आ रही मुझे। कैसे पता कि इस पेशेंट का हाइड्रोकेफेलस कौन ट्रीट करेगा? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइड्रोसेफलस शुड बी अगर आपने ट्रीटेड। इस पेशेंट का डायरेक्ट ट्यूमर पे गए और हाइड्रो छोड़ दिया, फेल है, यू आर अनसेफ सर्जन। और आजकल हमारे एग्जाम का सिर्फ और सिर्फ ये हमने बनाया उसे, जो बंदा अनसेफ होगा चाहे उसने सारे चीज थी, उसको फेल करना है। यानी मेन मकसद है कि आपको सेफ सर्जन होना चाहिए। इतना बड़ा हाइड्रो उसका होगा, इतना बड़ा ट्यूमर है, फोर्थ वर्टिकल नजर नहीं आ रहा, एंड हाउ कैन यू गो डायरेक्टली इन द ट्यूमर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ एनी पोस्टीरियर फोसल लीजन, look for hydro and manage that first. If that needs an intervention, then come to the lesion. जिसने हाइड्रो को डील नहीं किया और डायरेक्ट लीजन पे आ गया, उसने बड़ी अच्छी स्टेप बताई होंगी, लेकिन वो फेल है। मैं बताऊं आपको, समझ आ गया इसकी ना? तो फर्स्ट ट्रीट द हाइड्रोकेफेलस। फिर हाइड्रो के लिए आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू फॉर द हाइड्रोकेफेलस? जी फहद क्या करोगे? जल्दी करो यार, अभी काफी टाइम हो गया। What you will do for the hydrocephalus? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब आपकी। फहद बोलो आप। Fahad, mute. I would do the shunt in the same setting, and I would counsel the patient that I will be doing the shunt on the opposite side from the tumor. And in this patient, I would do a ventriculoperitoneal shunt in the before I would before proceeding for it. I would and जब आप शंट की बात करते हैं ना, जब आप शंट की बात करते हैं तो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कभी why not ETV, why not EVD? तो आपको हर एक चीज जस्टिफाई करके मैं ETV क्यों नहीं करना चाहता, मैं EVD क्यों नहीं करना चाहता? Yes, sir, because the tumor is very large, so most probably if I the patient में अगर आप शंट करते हैं, शंट का क्या फायदा है और क्या नुकसान है इस पेशेंट में? Sir, the benefit is that the tumor is large, so there would be a safety. And if I would have done the shunt already, then if there is a post-op edema, so I would not be very much worried about the hydrocephalus. इस पेशेंट में शंट का क्या नुकसान हो सकते हैं? सर डिसएडवांटेज एक तो सर इसमें ये कि शंट डिपेंडेंसी का, दूसरा रिवर्स हर्निएशन हो सकती है। द ट्यूमर इज लार्ज, so there could be there is a chance of there is a large और ETV जो है ना, थर्ड वेंट्रिकुलर वो क्यों फायदेमंद है, क्यों नुकसानदेह इस पेशेंट में? Sir, ETV is beneficial because in this case there would not be a shunt dependency, lifelong shunt dependency in the patient, and the other pros is that the patient there will be I would be very much relieved about the hydrocephalus of the patient. The disadvantage.
ETV is for the hydrocephalus. उसमें hydrocephalus में ETV का क्या फायदा है, स्पेशल में क्या नुकसान है उसका? तो फायदा ये है कि इसमें सन डिपेंडेंसी नहीं होती सर ETV में। ठीक है, और क्या उसका ड्रॉबैक क्या है उसका? सर नुकसान ये है कि it could like the shunt, there is also a chance that the ETV can with time ETV फेल भी हो सकता है, दूसरा कि ETV takes a lot of time to settle the hydrocephalus, वो 2-3 महीने लेता है। Yes, sir. We cannot wait for that much time. अगर पेशेंट स्टेबल है उसमें आप कर सकते, लेकिन ऐसी बड़े ट्यूमर में we will have no good results. और उसके बाद फिर आप ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, ठीक है? How you will operate on this patient? Sir, in this I would do a 3-point head fixation and in a lateral decubitus position with the tumor side up. Sir, 3-point fixation में sir जो है वो zygomatic arch जो है वो horizontal होनी चाहिए, और sir उसके अलावा जो है वो इसका जो है the head is turned 60 degrees towards the contralateral side, right neck extension of about 15 degrees, and in this the incision is behind the pinna about 2 to 3 finger breadths behind the external auditory canal, and it is the prerequisites are that I should have a microscope, ultrasonic aspirator, a C-arm, and a high-speed drill. I should also be getting a pre-op ABR, and I should have a direct cochlear nerve monitoring if possible. But there is a large tumor. I should also have facial monitoring. इंसिजन से पहले आप खुदा के लिए आप बिफोर आपने इंसिजन दिया, उसके बाद फिर आप ये बात नहीं कर सकते। इंसिजन से पहले आपने ये पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आप पहले मॉनिटरिंग करें, उसके लिए चीजें लगाए ना, जो अगर आप देखिए इसमें लिखे कि if we have the facilities, I will insert the electrodes for the monitoring of facial nerve, trigeminal nerve, and other things जो भी है। जब आप मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि भाई फेशियल नर्व के लिए क्या मॉनिटर करोगे, कहाँ पे प्रोब रखोगे, और ट्राइजेमिनल के लिए कहाँ प्रोब रखोगे? जी Sir, in this facial EMG is I will place the electrodes on the facial muscles for facial. facial muscle पे? Sir, I could place it on the orbiculus oris or the orbit. अकुलाई और ओरस दोनों पे रख ले, और ट्राइजेमिनल के लिए आपको मेसेटल मसल में रख लेना, ठीक है? और इसमें एबीआर भी होना चाहिए, और जो वो है जो 8 नर्व है उसके लिए भी कॉक्लियोग्राफी भी होना चाहिए। डायरेक्ट कॉक्लियर नर्व मॉनिटरिंग एबीआर होना चाहिए। फिर उसके अलावा सर एयर एम्बोलिज्म स्टेप्स है ना, क्योंकि स्टेप के सारे चीज हम काफी डिटेल से आप नहीं थे, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। We will not go into the detail of surgical steps, क्योंकि फिर हमारा जो ना वो बाकी चीजें पूरी नहीं हो जाएंगी। तो आप मुझे सिर्फ 5-6 बात बताएं स्टेप्स बारे में, क्या करेंगे आप, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। सर क्या कह रहे हैं सर, मतलब व्हाट वुड सर्जिकल स्टेप मुझे 5-6 बताएं, ज्यादा इसमें जो स्टेप्स या 5-6 पॉइंट्स बताएं इंपॉर्टेंट। सर इसमें ये कि फिर सर इंसिशन के बाद सर मैं अपने एक्सपोज करूंगा ट्रांसफर जो क्रेनियोटमी होगी, दैट वुड बी आई वुड नीड टू एक्सपोज द ट्रांसफर्स एज वेल एज lateral the superior border of the would be the transfer sinus, and the lateral would be the sigmoid sinus. Like to see that, then I will do a durotomy. And the durotomy I would do a C-shaped dual opening, and that would be reflected on the sinuses. And after that I would like to make room for the CSF egress, ताकि सर वो उसको रिलैक्स कर सकूं। उसके बाद सर मैं जो है वो सर वो मॉनिटर्स वगैरह तो रखिए में I would like to एनाटॉमी का जो आपने बताया उसका दोबारा बताएं कि आप बैरोल कहाँ बनाएंगे पहले? कि वो लीची लेनी है और वो लेना है जामुन, लीची और जामुन, लीची वो जो जामुन दुकान। जी डॉक्टर शाकिर आप बताएं, डॉक्टर फाद की आवाज नहीं आ रही। 1.5 centimeter inferior to the strand. ठीक है, और क्रेनियोटमी का साइज क्या होगा आपके क्रेनियोटमी का? 3x3, less 3x3। और उसके मार्जिन आप कैसे करेंगे कि ये 3x3 हो गया, या कितना आपको मार्जिन में क्या होना चाहिए? तो हमें जो ट्रांसवर्स और सेगमेंट साइनस है उसकी जंक्शन नजर आनी चाहिए। ठीक है,
तो फिर आपने जो ड्यूरा जो है इसको किस तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे? Based on the sinus. हेलो यस सर। Based on the sinus. अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा ड्यूरोटमी के बाद? Then I will drain the C6 फ्रॉम वेयर? from CSF the कहाँ से लेंगे? from the retinal space. कहाँ से, कौन से स्पेस से? डॉक्टर फहद आप बताएं। जी इसमें दो देयर इज द सीपीए सिस्टर्न। सो सर उसमें सीपीए सिस्टर्न से भी हम ले सकते हैं, और इसमें एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ये कि इसमें हम जो है वो एक लंबर ड्रेन अगर हमने प्री ऑफ प्लेस किया हो तो हम उससे भी सीएसएफ एग्रेस कर सकते हैं। दो रास्ते। ठीक है, सही है, तो आपने हम CSF ले लिया, जी फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस सीएसएफ सिस्टर्न मैग्ना से हम 20 to 40 ml तक तकरीबन तो सीएसएफ आपने ले लिया CSF, आपने ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? इसके बाद हम सैक्रिफाइस करेंगे पेट्रोसल वेन को, ताकि हम उसको सेरिबेलम को रिट्रैक्ट कर सकें, ताकि वो फॉल बैक कर सकें, क्योंकि वो ब्रिज तो फिर आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे इसके बाद? इसमें जो है वो फिर दी विल बी इन द सेरिब्रोपोंटाइन एंगल। तो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से आप वहाँ पे देखना चाहेंगे, या ट्यूमर डायरेक्टली ट्यूमर पे आप जाएंगे, या पहले कुछ एनाटॉमी वहाँ पे देखना चाहेंगे आप? उसमें हम सबसे पहले जो है वो अपना पोस्टीरियर लेटरल ट्यूमर कैप्सूल जो है वो ओपन करेंगे, और उसमें हम फिर जो ट्यूमर जो स्ट्रक्चर्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें जो वो 7th नर्व को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके अराउंड जो है वो हम डीबल्किंग शुरू करेंगे और प्लेन बनाने की कोशिश करेंगे। इतने बड़े ट्यूमर में कैसे आपको नजर आएगी? हम इंटरनल डीबल्किंग शुरू करेंगे, पोस्टीरियर लेटरल कैप्सूल को ओपन करके हम स्ट्रक्चर्स की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो ट्यूमर ही हमें नजर आ रहा है, तो ट्यूमर को हम इंटरनल डीबल्क करके फिर क्लीवेज प्लेन बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ट्यूमर फॉल ऑफ करे इन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से। हमारा जो बेसिक टारगेट होगा वो टू सेव द फेशियल नर्व एज मच एज पॉसिबल। तो उसमें जो है वो हम ट्यूमर की इंटरनल डीबल्किंग करेंगे पोस्टीरियर लेटरल कैप्सूल से, ताकि हम जो उसको रोल ऑफ कर सकें 7th के ऊपर। ये बताएं कि इसमें what will be the complication of surgery? So the complication of surgery is general and specific, and in the general complication, first off, there is the bleeding, risk of bleeding. There is the damage to the vascular structures, damage to the neural structures, the brain stem. The specific post step आप राउंड कर रहे हैं, आप क्या चीज देखेंगे? Yes sir. शाम में राउंड कर रहे हैं, इस पेशेंट को आपने ऑपरेट किया, so what you look for? Sir, first off, I would look for any signs of raised ICP in this patient. The level of consciousness, there is any wound leakage, there is any CSF leakage in this patient or not? क्या देखेंगे भाई? असल चीज 7th cranial nerve and 8th cranial nerve देखेंगे। वो इम्पोर्टेंट 7th के 9 और हियरिंग भी, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हियरिंग भी देख लो ना कि क्या हिसाब है उसका। Yes sir. अच्छा, अगर फेशियल नर्व की इंजरी हो गई है तो उसमें कैन यू क्लासिफाई द फेशियल नर्व वीकनेस? सर हाउस ब्रैकमैन क्लासिफिकेशन है इसके लिए सर। यस सर, हाउस ब्रैकमैन में सर देयर आर 6 ग्रेड्स एक्चुअली सर। इन सर शुड आई प्रोसीड? हेलो जी जी, इसमें ग्रेड 1 is the normal function of the facial nerve, 2 is the mild dysfunction. So in this mild dysfunction, we will check the all 3 areas of the face: forehead, eyes and mouth. In this there is very moderate movement, and at rest there is no gross weakness or even on close inspection. There is complete eye closure, and there is very slight asymmetry of the mouth. When this is the grade 3, there is moderate dysfunction. In the moderate dysfunction, there is no obvious asymmetry, but it is noticeable on close inspection. There is very slight movement on the forehead, and in this grade also there is complete eye closure with effort, and there is slight weakness of the mouth. There is asymmetry present. In the grade 4, this is called the moderate to severe dysfunction. In this, there is gross weakness,
And in this grade, in 4th grade, there is incomplete eye closure even with maximum effort from the patient, and there is no movement of the forehead, and there is the asymmetry of the mouth. Then the grade 5 is severe dysfunction, in which there is barely any motion in the facial segments, the upper, middle, and lower segments. And in the 6th grade, there is total paralysis or plastic phase. There is no movement whatsoever. ओके, फिर उसके बाद जो ना फेशियल नर्व की समस्या के बारे में पूछ सकते हैं ना, और इस पेशेंट का फिर फॉलो अप हाउ वुड यू डू। अच्छा, ये पेशेंट जो है ना शाम को डिटोरिएट कर गया, सो व्हाट यू विल, हाउ विल मैनेज दिस पेशेंट? So first off, अगर डिटोरिएशन होती है तो it could be the fits due to raised ICP. I would like to say, यार मैंने आपसे काज नहीं पूछा है, आप पेशेंट शाम को डिटोरिएट कर गया, आप क्या करेंगे? सर डिटोरिएट कर गया है तो सर डिटोरिएट कर गया तो आई विल फर्स्ट ऑफ द बेड साइड आई विल चेक द शंट फंक्शन इफ आई हैव इंसर्टेड द शंट, and I would immediately go for a CT scan to check whether there is any hydrocephalus present or bleeding. वेट करो 5 मिनट। यस सर। जी जी, तो किस तरह आप मैनेज करेंगे भाई? सर सीटी स्कैन में सर मुझे एक कंसर्न जो होगा वो हाइड्रोकेफेलस होगा, दूसरा कंसर्न ब्लीडिंग। आप जो ना यू शुड बिहेव लाइक ए न्यूरोसर्जन। किस तरह आप उसको मैनेज करोगे? सर मैंने तो मेरे ख्याल में सीटी स्कैन तो जो हमारा वार्ड बॉय वो भी एडवाइस करके डायरेक्ट। व्हाट यू डू? सर क्लिनिकली मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैंने शंट जो है शंट फंक्शन कर रहे नहीं, अगर मैंने शंट डाला हुआ है इसमें तो वो शंट फंक्शन कर रहे नहीं कर रहा। और बता सकते हैं, और बता सकते हैं सेफ्टी बरहोल है, सेफ्टी बरहोल अगर शाकिर आप क्या करोगे? I will do the urgent CT and I will if there is any find जूनियर बता, हमारा बता सकते जूनियर बंदा कोई हमारा जो भी हो बताए जो बोलना चाहता है जी। वहां जी क्या करोगे? वहां जी है जी सर। हेलो, क्या करोगे आप? हेलो यार, देखिए पेशेंट आपका डिटोरेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ABCDE करना है। पेशेंट को आप स्टेबलाइज कर लो, उसके बाद हिस्ट्री ले लो कि क्यों हुआ इसको, और उसके बाद एग्जामिन कर ले कि व्हाट कैन बी द कॉज। पीपल देख ले, उसका GCS देख ले, उसके लिम्स देख ले, उसकी ब्रीदिंग देख ले, वोंट देख ले उसका, एंड देन गो फॉर द रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन। आपको लगता है कि क्रेनियल कॉज है तो स्कैन करें, आपको लगता है कि ट्यूब चॉक हुआ है, आपको लगता है कि कोई और प्रॉब्लम हुआ, तो आपने उसके मुताबिक डिट करना है। समझ आए? तो आपने पहले ABC, फिर हिस्ट्री, एक दो लफ्ज आप पूछते हैं ना क्या हुआ, तो ये आपने हिस्ट्री ले ली, फिर आप जल्दी मरीज पे हाथ लगाते हैं, उसका पिंच करते हैं, तो इसका मतलब यू आर एग्जामिनिंग दिस पेशेंट। आप पीपल देखते हैं, आप लिम्स देखते हैं, एंड देन फॉर इन्वेस्टिगेशन यू आर रशिंग फॉर द CT स्कैन है, जो भी चीजें आप कहते हैं जल्दी जल्दी फ्लड्स करो, कोई कहता है कि भाई इसके ABGs करो, कोई कहता है इसके जो है ना शुगर करो, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंग टू दोस थिंग्स। स्कैन में हेमाटोमा आ गया है तो उसके लिए ऑपरेट करो, अक्यूट हाइड्रो है तो उसके लिए आप ऑपरेट करो, जो भी चीज़ है, या शुगर उसका कम ज्यादा है उसके लिए मैनेज करो। सो फर्स्ट ABC, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड देन ट्रीटमेंट। इस तरह हम करते हैं ना? यस सर। तो ये सारी चीज, अगर ट्यूब ब्लॉक है उसका और आप CT स्कैन के लिए बगा रहे हैं तो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। तो आप नहीं, बिल्कुल यू शुड डील द पेशेंट इन अ प्रॉपर वे, तभी आपका जो है आपको नंबर मिलेंगे सही है। ओके, तो इसमें फिर आखिर में रिहेबिलिटेशन और सब चीज पूछते हैं कि फेशियल के लिए क्या करोगे, क्रेन नर्व्स के लिए क्या करेंगे आप, उसकी इन लोगों में अगर लोअर के नर्व्स गए तो उसकी फिट कैसे करेंगे, उनकी फिजियोथेरेपी कैसे करोगे, सारी चीज रिहेबिलिटेशन तक आपको ले जाएगी। सीपिंग में जो चीज हमने डिस्कस की, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी। अगर हर चीज डिस्कस करनी हो तो फिर ये डिस्कशन 2-3 दिन में भी खत्म नहीं होती ना। तो बस इतनी जिसमें इंपॉर्टेंट क्लिनिकल चीजें, आपकी सेफ्टी, आपकी जनरल नॉलेज का पता चल जाता है कि भाई आपको कितना कमांड है हिस्ट्री पे, कितना कमांड एग्जामिनेशन पे, आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे डिस्कस की, CT स्कैन MRI को कैसे आपने डिस्क्राइब किया, आपने डिफरेंशियल कैसे डिस्कस किया, आपने जस्टिफिकेशन कैसे की, फिर आपने कौन सा अप्रोच चूज किया, उसके लिए आपने क्या किया, आपने कैसे किया, आपने कौन सी कॉम्प्लिकेशन आपके जहन में आ रही है, और जो कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हाउ यू विल मैनेज एंड यू विल फेस दैट सिचुएशन। इतनी चीजें अगर आपने बताई, और ये चीजें आप लोगों को आती हैं लेकिन आप लोगों को बताने का तरीका नहीं आता,
तो वही चीजें जरा प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यस सर। कल के लिए हमारा ऐसा होगा कि वो भी क्रेनियल केस होगा, पेशेंट है उसकी हेडेक है, उसको फिट्स पड़ रहे हैं और उसकी जो है स्मेल डिस्टर्ब है, शी हैज नो स्मेल। तो ये आपकी हिस्ट्री होगी और उस बेस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपके साथ शेयर भी होगा, सब बताएगा कि ये पेशेंट है इसका, यानी एक फीमेल पेशेंट होगी जिसकी हेडेक है, फिट्स पड़ रहे हैं और उसकी सेंस ऑफ स्मेल नहीं है, गई है। तो इस पे सारा कुछ होगा डिस्कशन, ठीक है। यस सर। और कल कौन करना चाहते हैं, कौन खुद वॉलंटियरली बताए कौन करना चाहते हैं कल? अगर कोई सीनियर नहीं करता तो फिर मैं करूँगा। मुमताज, आपका इरादा है कि करना चाहते हैं कि नहीं? जी सर। जी जी सर। अगर आपने कल की तरफ भागना है तो फिर मैं आपको नहीं दे रहा। आपका क्या ख्याल है कि हमें वो नहीं है पता? अगर आप भागना चाहते हो अभी से बताओ, वरना फिर मैं आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करूंगा उसमें सेशन में। तो आपने कल करना है कि नहीं करना? सर कल मुश्किल कर सकें फिर मुश्किल फिर क्यों बता रहे कि मैं करूंगा? आप हमारे साथ धोखे की बात ही नहीं करो, ठीक है। शाकिर आप करें, ठीक है। डॉक्टर शाकिर आप निकल करने, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।